नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जो उद्घोष है, उत्प्रेरक नारा है, ये महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी अपना असर नीचे जमीन तक दिखा रहा है। ऐसी वहां से रिपोर्ट्स मिल रही हैं। इससे पहले हरियाणा में हम और आप इसका असर देख चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि इसका जो असर हमें दिखाई दे रहा है जमीन पर, वो तो कांग्रेस को, एनसीपी को और उद्धव सेना को भी दिखाई दे रहा है। और पिछले करीब-करीब 1 सप्ताह में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और उलेमा काउंसिल के सर्वे सर्वा सज्जाद नोमानी। और उन्होंने अब सीधे-सीधे वोट जिहाद का ऐलान कर दिया है, एक तरीके से फतवा जारी कर दिया है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में हमने देखा था सलमान खुर्शीद की एक करीबी रिश्तेदार ने वोट जिहाद की बात की थी। लेकिन इतने खुले अंदाज में, इतने खुलेपन से अभी तक ये सार्वजनिक तौर पर जिसे हम कहते हैं ना कि वस्त्र उतार करके और सामने आ जाना, तो इतनी नंगाई के साथ वोट जिहाद हमें देखने सुनने को नहीं मिला था, जैसा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे निशाने पर महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र सरकार नहीं है, हमारे निशाने पर तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है। यहाँ हमें सरकार बनानी है महाराष्ट्र में और उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार को चलता करना है, जो इस समय नापाक इरादे रखती है। कौन से नापाक इरादे रख रही है जिससे ये इस कदर चिढ़े हुए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद और घुसपैठ, ये इस चुनाव में कितने बड़े मुद्दे हैं और देश के सामने भी कितनी बड़ी चुनौती है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो महाराष्ट्र से वोट जिहाद की खबर आ रही है और गृह मंत्री अमित शाह बार बार झारखंड में जाकर के घुसपैठियों का मुकम्मल इलाज करने की बात कह चुके हैं, उनकी पहचान करके उनको वहां से निकाल बाहर फेंकने की बात भी की जा चुकी है। तो ये इस चुनाव की अगर हम बात करें तो ये वोट जिहाद कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। महाराष्ट्र में किस तरीके से इसका रिवर्स ध्रुवीकरण हमें देखने को मिलेगा, उसके नतीजे क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे, और फिर बाद में हम चर्चा कर सकते हैं कि ये जो लैंड जिहाद यानी वक्फ संशोधन बिल लाने की जरूरत पड़ रही है, क्या ये लैंड जिहाद की वजह से ही हुआ है, और जो इस समय वातावरण है उत्तर प्रदेश से लेकर के झारखंड और महाराष्ट्र में, उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, डेमोग्राफी जो है वो केवल अब भारत का विषय नहीं है। डेमोग्राफी आज की तारीख में पूरे वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप का बहुत बड़ा विषय बन गया है। जो नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया से मुस्लिम इमिग्रेंट्स वहां पहुंचे हैं और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे जनसंख्या का संतुलन को बिगाड़ा है और जिस तरीके से वो यूरोप के सांस्कृतिक जो प्रतीक और मूल्यों पर और मानकों पर जो वहां पे वो प्रहार कर रहे हैं,
अकेले 10 लाख तो मुस्लिम इमिग्रेंट पहुंचे हैं इराक और सीरिया से जर्मनी में। तो भारत में अगर कोई हो रहा है, लेकिन भारत में स्थिति थोड़ी फर्क है। ये पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत कभी एक देश था, लेकिन अंग्रेजों की मेहरबानी से ये 3 हिस्सों में आज बटा हुआ है। 2 हिस्सों में बटा, बाद में 3 हिस्सों में हो गया और अलग बन गया बांग्लादेश। और आसाम और पश्चिम बंगाल तो इस इमिग्रेशन का असर देख ही रहा है। अब ये मामला झारखंड तक आ गया है और झारखंड में नई बात ये हुई है कि जो वहां का जो लैंड रेवेन्यू के कानून है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर आके वहां बस जाता है बाहर से और शादी कर लेता है स्थानीय आदिवासी महिला से, तो वो जमीन का मालिक भी बन जाता है। तो झारखंड की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और ये कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी जैसी संख्या होगी, जिस वर्ग की जिसे जैसी आबादी होगी, वही इस इलाके का फिर भविष्य बन जाएगा, मुस्तकबिल बन जाएगा। और और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा है कि हम लगातार जो है हम हमारे एक के बाद एक जिले जो है मुस्लिम मेजॉरिटी हो गए हैं और अगर इसको हमने नहीं रोका इस इलीगल इमिग्रेंट्स को, तो ये कश्मीर से बुरा हाल होगा। यही हाल पश्चिम बंगाल में हो गया है। और अब तक जो महात्मा गांधी के खिलाफत मूवमेंट से लेके अब तक जो कांग्रेस की राजनीति चली आ रही थी कि मुसलमानों के किसी मुद्दे पे नहीं बोलना है। पाकिस्तान अगर भारत का बंटवारा का अगर मुसलमानों ने कराया, यूपी और बिहार और बंगाल के जमींदारों ने और तालुकेदारों ने और आपके नवाबजादों ने, तो उस पे उनको नहीं बोलना है और खाली कह देना है कि आरएसएस की वजह से बंटवारा हुआ और गोडसे ने गांधी की हत्या की। ये सारी कहानी बनाई गई है। तो ये जो जो फर्जी इतिहास पिछले 100 साल से इस देश में जो ताना बाना बुना गया था और जो नैरेटिव बनाया गया था, हिंदुओं को अंधेरे में रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना काल से ही ये जो नैरेटिव है और ये जो मान्यताएं हैं, इसको वो लगातार चुनौती देता रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले 500 साल का जो तुर्कों का राज है, तुर्कों यानी मुगलों, जिन्हें यहाँ मुगल कहा जाता है, उनको बहुत महान शासक जो है यहाँ बताया गया है। लेकिन वास्तविक जो इतिहास है कि तुर्कों और उसके पहले ये आपके मुगलों और उसके पहले जो वास्तविक तुर्क थे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, बलबन हो, खिलजी हो, इन सबके राज में बहुत व्यापक नरसंहार हुआ है हिंदुओं का। राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में और जो आज का हरियाणा है, या जो पाकिस्तान का फ्रंटियर प्रोविंस है, सिंध है, और जो आज का पाकिस्तान का जो पश्चिमी पंजाब है। तो ये इतिहास अब सामने आ रहा है और जैसे आज से 5 साल 8 साल पहले तक ब्रिटेन के लोग ये नहीं जानते थे कि जो उनकी समृद्धि है, इसके पीछे जो जो ब्रिटेन ने एशिया और अफ्रीका को जो लूटा है 200 साल, ये उसके बल पर है। या और आज भी जो ब्रिटेन का जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, उसके 54 सदस्य हैं और वो सारे के सारे 54 सदस्य देश जो हैं, वो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, गुलाम थे। उसमें भारत भी एक है और हम आज भी उसके मेंबर हैं। तो अब और जब शशि थरूर की किताब आई और विलियम डैलरम्पाइल की किताब आई द डार्क एज, तब ब्रिटेन के लोग जाने कि साहब जो है हम क्या थे, हमारा क्या इतिहास था। और एक विलियम इवान स्टैंडर्ड ने किताब लिखी है द अमेरिकन जेनोसाइड, किस तरीके से अमेरिका के मूल निवासियों का समूल नाश कर दिया गया और यूरोप से आए हुए सेटलर्स जो थे व्हाइट्स, उन्होंने पूरे अमेरिका पे कब्जा कर लिया। ऐसे वो लोग अब जान रहे हैं। इसी तरीके से कनाडा में अब इतिहास जाना जा रहा है कि भैया ये 300 साल पहले जो यहाँ पे यूरोप के लोग आए थे और यहाँ के मेजोरिटी ये यहाँ के हो गए नागरिक और जो मूल यहाँ के निवासी थे, उनका समूल नाश कर दिया गया। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो वहां के मूल निवासी थे, उनका समूल नाश कर दिया गया। न्यूजीलैंड में जो मावरी ट्राइब थी, उसका भी समूल नाश हो गया, लेकिन वो अभी कुछ बच गए हैं और अभी भी और वो तो कुछ लोगों को पार्लियामेंट के मेंबर भी होने का मौका मिल गया है। तो ये जो भारत में और पूरे अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में जो औपनिवेशिक दास्ता का इतिहास था, वो विश्व के पटल से पूरा मिटा दिया गया था। वो अब धीमे धीमे उभर के सामने आ रहा है। तब हमको मालूम पड़ रहा है कि काशी में मंदिर तोड़ा गया था, मथुरा में मंदिर तोड़ा गया था, अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया था और इस तरीके से थोड़े बहुत नहीं, 1 आध लाख मंदिर तोड़े गए थे
40,000 की जो सूची है पूरी, अब रिकॉर्डेड हिस्ट्री अवेलेबल है। आपको पूरे उत्तर भारत में एक भी प्राचीन मंदिर नहीं मिलेगा। प्राचीन मंदिर केवल आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में या कर्नाटक में, क्योंकि वहां पर कभी भी मुसलमानों का, विदेशी मुसलमानों का एब्सोल्यूट राज्य नहीं था। हालांकि उनकी एक रियासत थी हैदराबाद का निजाम, लेकिन उनकी आबादी बहुत कम थी मुसलमानों की, तो वो यमन से मुसलमान लाए थे, उन्होंने अपनी सेना बनाई थी। यमन जो कि एक अरब देश है, और आज वहां पे सिविल वॉर की स्थिति है, और वो इसराइल के खिलाफ युद्ध कर रहा है ईरान के साथ मिलकर के। तो तो ये जो है, ये इतिहास, तो ये इतिहास को दफन करने का जो जो अभियान महात्मा गांधी ने, नेहरू की कांग्रेस ने चलाया, और आजादी के बाद उसको कम्युनिस्टों ने जिस तरीके से मुसलमानों को महिमा मंडित किया, और नेहरू की जो फर्जी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, उसमें अकबर को महान बताया है, अकबर को ग्रेट बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि अकबर ने कितने लाख जो है हिंदुओं का राजपुताने में कत्लेआम किया, कितने लाख हिंदुओं को उसने गुजरात में मारा, उत्तर प्रदेश में मारा। और मथुरा के मंदिर पे हमला पहली बार औरंगजेब ने नहीं किया था। ये मथुरा के मंदिर पे हमले का इतिहास 1000 साल पुराना है। ये 11वीं सेंचुरी से हो रहा है मथुरा की लूटपाट। ये इतिहास से हमारे गायब कर दिया गया कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पे हमला किया 18 सेंचुरी में, तो वो उस समय यहाँ से जो हजारों हाथी, घोड़े, ऊंट में जो दौलत लाद के ले गया था, वो आज की से में अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो वो $3 ट्रिलियन के बराबर था। ये भी इतिहास से गायब कर दिया गया। 1771 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली आया था, और उसमें मराठे बुरी तरह हारे, लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ, ये भी गायब कर दिया गया। तो अब जो सब ये सामने आ रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब जो हो रहा है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, आसाम में, आने आने वाले 25 साल बाद यहाँ स्थिति कितनी भयावह होने जा रही है, इसकी ओर जो है भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सचेत करने का प्रयास किया है। और आप देखेंगे कि बीजेपी ने जो जो इतिहास की तस्वीर पेश की है, या जो नारा योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, या जो मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अब लोगों के समझ में आ रहा है। और आप याद करिए, आज जो है ये जो जिहादियों का अलायंस है, जिसको हम कहते हैं इंडी अलायंस, ये आज ये कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक है, बीजेपी फासिस्ट है। बस केवल ये कहते हैं कि बीजेपी घृणा फैलाती है। डीएमके का नेता उप मुख्यमंत्री स्टालिन कहता है कि सनातन धर्म डेंगू है, ये एक कैंसर है, ये एक वायरस है, ये एचआईवी एड्स है, और जितने गंदी उपमाएं हो सकती हैं वो सनातन धर्म को दे रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का बेटा कर्नाटक में मंत्री है, वो भी यही भाषा बोल रहा है। लालू यादव जो जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बेटा तेजस्वी यही भाषा बोल रहा है, रामायण के बारे में, भगवान राम के बारे में। ये सामान्य है, ये नफरत नहीं है। तो अब जो लड़ाई है, ये बिल्कुल जो है, अब ये लड़ाई सतह पर आ रही है। और यहाँ मैं लोगों को ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि आज अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 2014 में बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास। 19 में उन्होंने कहा सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और ये भी जोड़ा सबका प्रयास। तो उन्होंने 10 साल जितनी समावेशी राजनीति हो सकती थी, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो सकती थी, उतना उन्होंने किया। लेकिन जिस तरीके से जिहादी स्टाइल में राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, और जिस तरीके से हिंदू प्रतीकों को गाली दी जा रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो जो ईसाई पादरी पुनप्पा जो तमिलनाडु में कह रहा है कि ये भारत धरती इतनी गंदी है कि मैं यहाँ हमेशा चप्पल पहने रहता हूँ, मैं कभी नंगे पाँव नहीं जाता है। और वो कह रहा है कि सनातन धर्म फर्जी है, और ये क्या गॉडेस लक्ष्मी की आप पूजा करते हो, ये सब फर्जी है, केवल जीसस ही सत्य है। तो यदि हम अपने ऊपर जो हमारे ऊपर जो घृणा फैलाई जा रही है, जो हमको गाली दी जा रही है, यदि हम अपना बचाव करते हैं, यदि हम उसके पक्ष में और हम उसके विरुद्ध में कुछ कुछ बोलते हैं, तो कहा जाता है कि हम नफरत फैला रहे हैं। यानी हम गाली सुनते रहे तो हम सेकुलर हैं। और घृणा का साहित्य पैदा करने में, एट्रॉसिटी का लिटरेचर पैदा करने में, उसको गढ़ने में
कम्युनिस्टों का कोई बराबरी नहीं कर सकता दुनिया में। कॉन्फ्लिक्ट का ये वीरेन जी वैसे ही है जैसे राहुल गांधी और उनके परिवार और कांग्रेस की तरफदारी ना करने वाले पत्रकारों को गोदी हाँ, मीडिया कह दिया जाता है। मोदी मीडिया कहता है। राहुल गांधी रायबरेली में टीवी रिपोर्टर से पूछ रहे हैं तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे मालिक की जात क्या है। अगर अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी की जात को पूछ लिया तो यह घृणा फैलाना हो गया। राहुल गांधी से मैं एक पत्रकार हूं, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान एक प्रोफेशनल पहचान है। ओंकार चौधरी, वीरेन भट्ट दोनों पत्रकार हैं। हमारी आपकी हम अगर जिस पेशे में हैं, अपनी जाति की वजह से नहीं है, अपनी स्किल की वजह से हैं। जो हमारी शिक्षा है, हमने हमने इस कैरियर को चुना, हम इसलिए जर्नलिस्ट हैं, ना कि हमारी जाति ने कोई हमें आदेश दिया था। हमारी जात की किसी पंचायत ने हमसे कहा था कि तुम जर्नलिस्ट बन जाओ। तो राहुल गांधी जो चाहे वो कह सकते हैं, और वो सीजनल, वो चुनाव में धोती मुंडू पहन लेते हैं और मंदिर मंदिर जाते हैं। और फिर वो और उनका प्रवक्ता रात में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि राहुल गांधी तो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। ना उनके पिता ब्राह्मण, ना उनकी माता ब्राह्मण, लेकिन बेटा ब्राह्मण है। अब ये पता नहीं कौन सी वर्ण व्यवस्था का आविष्कार कर लिया है उन्होंने। तो जो कुछ भी महाराष्ट्र, जो झारखंड में हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ कहा है, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तो स्थिति वाकई में इतनी गंभीर है। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि झारखंड में ही नहीं, आपको बहुत ही कड़ा फैसला 2026 के चुनाव के पहले या उसके बाद आपको करना ही होगा, वरना पश्चिम बंगाल का हाल कश्मीर से बुरा होने जा रहा है। तो ये कहना कि बीजेपी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा उछाल करके घृणा फैला रही है। तो उनको जरा 1989, 90, 91 में कश्मीर में हिंदुओं के संग क्या हुआ था उसका इतिहास जान लेना चाहिए। और आज नवंबर 2024 के महीने में बांग्लादेश में चटगांव में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आज और अभी एक हफ्ते पहले वहां 56 लोग मारे गए हैं। वो सारे हिंदू और बुद्धिस्ट हैं, और बाकायदा बांग्लादेश की आर्मी ने घर में घुस के मारा है। तो जो लोग और ये जो सेकुलरिज्म है, ये 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 जुआ खाली ये खाली क्या हमारी जिम्मेदारी है? और क्या और क्या इस और पूरा पूरा पश्चिम मीडिया कानों में तेल डाल करके बैठा हुआ है। हाँ, उसको सुनाई अगर नहीं पड़ रहा है कि बांग्लादेश में क्या हो अगर रहा है। एक अखलाक को अगर दादरी में गाय काटने के जुर्म में भीड़ ने घर घेर लिया, उसको पीटा, उसकी मौत हो गई, वो अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। लेकिन कन्हैया लाल का सर काट दिया गया, बाकायदा नारा लगा करके अल्लाह अकबर, नाराय तकबीर, और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। और एक हिंदू का गला काट दिया गया अमरावती महाराष्ट्र में। वो खबर नहीं बनी कहीं, लेकिन अखलाक की खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। सरतन से जुदा नारा जो है वो बहुत प्यार भरा नारा है, ये बहुत सेकुलर नारा है, ये कौमी यकजहती को बढ़ाता है। लेकिन अगर बटेंगे तो कटेंगे की बात अगर अगर योगी जी कह रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और कौमी एकता खतरे में पड़ जाती है। तो ये चुनाव इस पाखंड को एक्सपोज कर रहा है, ये परेशानी हो रही है। और आपने ध्यान दिया होगा, भारत का एक भी शायद नेता ऐसा नहीं है जिसने योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया ना दी हो। और समाजवादी पार्टी को बेहद परेशान है। अखिलेश यादव अब तक उसके जवाब में 10 नारे दे चुके हैं, और लेकिन अभी तक वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं कि लड़ना कैसे है। आज तो वो बोल रहे थे कि ये तो नारा गंगो जमन तहजीब है, ये तो ऐसा नारा तो कभी दिया ही नहीं गया। अरे भाई आप बताइए ना क्या हो रहा है, आपका पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो और जो बाकी जातियां छूट गई, उनके संग क्या सुलूक होगा? क्या वही होगा जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल। समय जर्मनी में? या उनका समाज में क्या स्थिति होगी? क्या वो दोयम दर्जे के नागरिक होंगे? क्या उनसे नागरिकता के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे? बांटने काटने की राजनीति जो खुद कर रहा है, वो योगी जी पे आरोप लगा रहा है कि साहब ये नारे में नफरत है। वो एक जो अंग्रेजी में कहावत है, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हो रहा है इस समय देश में। तो ये, और एक अच्छी बात अब ये हो गई है कि अब राजनीति बाइपोलर हो गई है।
हिंदू हित की बात करने वाली, भारतीय हित की बात करने वाली, सनातन संस्कृति की बात करने वाला अगर कोई एक दल है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये लोगों को समझ में आ गया है। वो देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी गाजा के बारे में तो ट्वीट करती हैं। पता नहीं उनकी बुआ की शादी वहां हुई होगी, मैं नहीं जानता, गाजा में उनकी तैयारी है। लेकिन आज तक कांग्रेस के इंडी अलायंस के एक नेता का बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, एक शब्द कोई नहीं बोला आज तक। तो अब ये बात सामने आ रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने इस साल जनवरी 22 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कहा था, विकास और विरासत यानी जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, हम उसको रिक्लेम कर रहे हैं। हम अपनी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना का काम कर रहे हैं। लेकिन हम किसी अन्य मजहब या अन्य समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। हम किसी का अहित नहीं कर रहे हैं। हम केवल जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, भारत, अब दुनिया में केवल दो ही सभ्यताएं बची हैं, एक भारत, एक चीन। बाकी सारी प्राचीन सभ्यताओं को, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या बेबीलोन हो या एज़टेक सभ्यता हो, मेक्सिको की या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अमेरिका हो, सारी सभ्यताओं को कम्युनिस्टों ने, इस्लाम ने, वो क्रिश्चियनिटी ने, इस्लाम ने और कम्युनिस्टों ने नष्ट कर दिया। और क्रिस्टीना कैथरीन की बहुत मशहूर किताब है द डार्क द डार्क एज, कैसे क्रिश्चियनिटी ने क्लासिकल सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया, रोमन सिविलाइजेशन को, ग्रीक सिविलाइजेशन को, पल्मेरा सिविलाइजेशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया। उस किताब में सारा ब्यौरा है, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन 1000 साल के बावजूद भी हम और चाइना दो बचे हुए हैं। ये सबकी आंख में खटक रहा है। और उनके लिए दुनिया में तीन ही रिलीजन है, या तो यहूदी हैं, या ईसाई हैं, या इस्लाम है। और अब ये उनको बहुत खटकता है, यार ये भगवा कपड़े वाला कौन नेता पैदा हो रहा है योगी आदित्यनाथ। ये अंतरराष्ट्रीय सितारे पर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सीन प्लेटफॉर्म पे एक नए सितारे का उदय हो रहा है। और ये मोदी कौन है जो जो विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, वो उनको भगवत गीता की पुस्तक जो है उपहार में देता है। और 2014 तक जो भी आते थे हेड्स ऑफ स्टेट इंडिया के दौरे पर, वो केवल ताजमहल जाते थे। लेकिन मोदी जी के राज में जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए, तो मोदी जी उनको जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम ले गए। अब लोगों को दिखाई पड़ रहा कि यहाँ पे तो महाकाल का मंदिर भी है। जापान के पीएम आए तो मोदी जी उनको जो है काशी विश्वनाथ के मंदिर वाराणसी ले गए। और अब तक अयोध्या के भी मंदिर में, श्री राम के मंदिर में बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्ष आ चुके हैं। तो ये अब देश अपना इतिहास जान रहा है, अपना सीख रहा है। और जो पाखंड और झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया था महात्मा गांधी ने और नेहरू ने और कांग्रेस ने, और जिसको मनमोहन सिंह के समय तक देश ने झेला है, तो अब वो धीमे धीमे रुख से नकाब उतर रही है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को लग रहा है कि साहब ये तो फांसीवाद आ रहा है। अब इनके पास जो है, जो भी इनके मूल्य हैं, जो इनके मानक हैं, जो इनके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे के सारे यूरोप के हैं। पूंजीवाद, समाजवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद, सब यूरोप का कूड़ा करकट है ये। और ये हमको किसी कूड़ा करकट की जरूरत नहीं है। ना तो हम पूंजीवादी हैं, ना हम समाजवादी हैं, हम समतावादी हैं। और हमारी प्राचीन मान्यता ये है कि समाज में धन का, संपत्ति का जो वितरण है वो ऐसे होना चाहिए जैसे हमारे शरीर की धमनियों में, नसों में खून का प्रवाह होता है। यदि खून वो इकट्ठा कहीं हो जाता है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, और उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। और आदमी का जीवन का अंत हो जाता है ब्रेन हेमरेज में। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं, पूंजीवाद हो, समाजवाद हो, फांसीवाद हो, सेकुलरिज्म, ये सब के सब ब्रेन हेमरेज के कॉन्सेप्ट हैं। और नरेंद्र मोदी अब दुनिया को बता रहे हैं कि भैया भारत ये है। योगी जी ने भी यही बताया है। तो जो स्थापित मान्यताएं जो जो नष्ट हो रही हैं, और एक नई भारतीय पहचान, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की के जो जो वास्तविक प्राचीन रूप हैं, और भारतीय सभ्यता, सनातन धर्म जो अपने आप में दुनिया की अकेली एक सबसे वैज्ञानिक सभ्यता है, लोगों के सामने अब आ रही है। जो बातें नासा जान पाया सन 50 में, 60 में, वो हमारे यहाँ आज आज नासा के सॉफ्टवेयर में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जो जो जन्मदिन है, वो साइंटिफिकली स्टैब्लिश हो गया।
महाभारत हुई थी, ये साइंटिफिकली स्टैब्लिश हो गया, सिद्ध हो गया। रामायण के युग में कृष्ण के पहले भगवान राम थे, लंका युद्ध हुआ था, राम सेतु बना था, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया। तो ये सब जो बातें आएंगी, तो अंग्रेज भले चले गए हो 1947 में, लेकिन जो औपनिवेशिक दास्ता है, जो औपनिवेशिक हमारा माइंडसेट है, जो 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 कॉलोनियल स्लेवरी है, उससे हम आज तक मुक्त नहीं है। वो चाहे हमारा संविधान हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे हमारा कानून हो, जो अब नाम बदल गया है, बीएनएस हो गया है, पहले इंडियन पेनल कोड था, ये सारा का सारा अंग्रेज बना के दे गया है। हमारे यहाँ पहले कभी भी किसी को कोई, हम किसी स्त्री को मैडम नहीं कहते थे, और यूरोपियन संदर्भ में मैडम बहुत ही बहुत ही गंदा और बहुत ही अपमानजनक शब्द है। ये कोई नहीं बोलता है मैडम, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, खाली इंडिया में बोला जाता है, और ये सब देन है अंग्रेजों की, औपनिवेशिक दास्ता की। और औपनिवेशिक दास्ता, इसमें 5 पीढ़ियां, क्या बल्कि 15 पीढ़ियां गुजर गई हैं। अब 15 पीढ़ियों में, 20 पीढ़ियों में जो कूड़ा करकट एक देश में इकट्ठा हुआ है, लोगों को लगता है कि वो 10 साल में साफ हो जाएगा, तो वो लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र ने जी, सीमा तय की है, अमृतकाल 2047। तो अब ये सारा कार्य इस दौर में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपने कई भाषणों में कहा है कि आर पार की एक बार हो ही जाए। तो ये जो वोट जिहाद शुरू किया गया है और महाराष्ट्र से खुल करके किया गया है, हालांकि अब नया डेवलपमेंट मैं देख रहा हूं, चूंकि धर्म के आधार पर उन्होंने वोट जिहाद का ऐलान किया है, सज्जाद नोमानी ने, तो कांग्रेस थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश कर रही हाँ, है, क्योंकि उनको समझ में उसको ये समझ में आ रहा है कि इसका कितना बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़ सकता है। जो गैर हाँ, मुस्लिम हैं वो किस तरीके से यूनाइट हो सकते हैं बीजेपी की तरफ। तो इसलिए चिदम्बरम का बयान आ गया, कुछ दूसरे लोगों के बयान आ रहे हैं कि नहीं नहीं, इस तरह की जो बातें कह रहे हैं नौमानी के साहब, जो बीजेपी को वोट दे उसका हुक्का पानी बंद कर दो, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। चुनाव आयोग तो जो करेगा करेगा, लेकिन ये तो सीधे सीधे एक तरीके से वोट जिहाद का ही मामला है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ या देवेंद्र फडणवीस इसको अब धर्म युद्ध का नाम दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है साहब। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विदेशी हस्तक्षेप भारत के चुनाव में हुआ, जिस तरीके से अमेरिकन ग्लोबल के डीप स्टेट ने, भारत के अपोजिशन पार्टियों ने जिस तरीके से लेफ्टिस्ट डीप स्टेट के प्रॉक्सी के रूप में काम किया, और जिस तरीके से संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा का जो जो फरेब फैलाया, एग्जैक्टली यही भाषा कमला हैरिस बोल रही थी अमेरिका के चुनाव में, कि संविधान खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, हम सब लोग जेल चले जाएंगे, और ये हो जाएगा, ये सब हुआ। लेकिन फिर भी मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने इनके हौसले बड़े बुलंद रहे। हरियाणा में जब ये मुंह के बल गिरे, और वहां पे इन्होंने किसान, जवान, पहलवान संविधान पहलवान। बनाई। ये इन्होंने जो 4 इन्होंने डाले इंग्रेडिएंट, और उसके बावजूद भी मुंह के बल गिरे। उसके बाद नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप की वहां इलेक्शन जीते, और जिस तरीके से वहां पे जो आपका ये जो सेनो लेफ्ट वहाबी जो अलायंस की जो वहां हार हुई, और ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं, ये जो कम्युनिस्ट हैं, और तो उसके बाद से इनको मेल्ट डाउन होना शुरू हुआ है। और झारखंड में तो मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और महाराष्ट्र में लड़ाई है, लेकिन कि बीजेपी पावर से स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर रहेगी, और अगर बीजेपी की सीटें 100 के ऊपर आती हैं, तो वो सरकार बनाएगी। जहां तक कांग्रेस की सज्जाद नोमानी से दूरी बनाने की बात यह है, तो कांग्रेस का ये खेल बड़ा पुराना है, चोर से कहे चोरी करो, साह से कहे होशियार रहो। तो ये इनका डबल गेम है, ये कोई नई बात नहीं है।
इनको लगता है कि अगर इससे मुस्लिम को पोलराइज करने से फायदा मिल जाता है तो ले लो, लेकिन हिंदुओं को इकट्ठा होने से रोक दो, ये इसलिए बयानबाजी हो रही है। और आप देख लीजिएगा, इन 2 राज्यों में चुनाव के बाद इंडी अलायंस का सनातन धर्म और हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ घृणा का अभियान नए सिरे से चलेगा और पहले से ज्यादा तीखा होगा। और अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो है भारत और ट्रंप के बीच के रिश्तों को खराब करने के लिए क्रिश्चियंस को भी टारगेट कराएंगे और इसका जो है ये दोष देंगे नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को, ताकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो और ये कहा जाए कि देखो इंडिया में क्रिश्चियंस आर बीइंग टारगेटेड। ये अभी और आगे चलेगा। ये जो वोक समुदाय है, ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये लोग मानने वाले लोग नहीं है। इनको मालूम है कि ये जो है अमेरिका में बहुत बड़ी लड़ाई हार चुके हैं और अगर अमेरिका में हार जाएंगे तो ये लड़ाई इनकी ये अपनी ताकत यूरोप में बरकरार नहीं रख पाएंगे। और आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट है और जो जियोपॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट है, जो प्रतियोगिता है, उसमें भारत का कद लगातार बढ़ा है और आज दुनिया को ये समझ में आ गया है कि दुनिया में कहीं भी कोई विवाद है तो आपको भारत का सहयोग चाहिए। तो इसलिए ये चाहेंगे कि भारत जो है और कलंकित हो, भारत का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड और खराब हो और भारत को और बदनाम किया जाए कि यहाँ माइनॉरिटी सेफ नहीं है, यहाँ अब तक मुसलमान सेफ नहीं थे, अब यहाँ क्रिश्चियन भी सेफ नहीं है, यहाँ पे ट्राइबल भी सेफ नहीं है, यहाँ सेकुलरिज्म समाप्त हो गया है, मोदी फासिस्ट है, मोदी ऑटोक्रेट है और ये योगी जी पे भी नया हमला करेंगे और ये बढ़ेगा। अगर 2 राज्यों में इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आया तो आप देखिएगा भारत देश के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ एक घृणा का नया अभियान चलेगा और इसको अंतर्राष्ट्रीय इसीलिए तो योगी ने कहा है कि एक बार आर पार की हो ही जाए। और उसको विदेश से भी सहायता मिलेगी, क्योंकि विदेशी सहायता के बिना आप समाज में अनरेस्ट पैदा करने का कोई बड़ा आंदोलन नहीं चला सकते। क्योंकि जैसे किसान आंदोलन हुआ, जैसे आपका नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन हुआ, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ ना, पैसा कहाँ से आया वो? या जो अभी ईडी ने जब्त किया है बंबई में 125 करोड़ रुपए आया था कई विदेशी स्रोतों से और 200 लोगों में बटा और वो सारा का सारा सेकुलर कैंप में पैसा आया था, कहाँ से आया था, किस लिए आया था? जिस तरीके से इंडिया में केवल 2024 में 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई हैं, ये सारा का सारा पैसा जो है भारत में एंटी नेशनल एक्टिविटीज को, भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने को, भारत में हिंसा फैलाने के लिए तो आया था। ये 20,000 करोड़ रुपए और पूरे दुनिया में लोगों को मालूम होना चाहिए, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना हो, सरकार बदलना हो, तख्ता पलट करना हो, रिजीम चेंज करना हो, या क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्जन का जो माफिया चलता है पूरे दुनिया में, इसमें सारा का सारा ड्रग मनी ही इस्तेमाल होता है। ये कोई टैक्स पेयर मनी नहीं होता है अमेरिकन का या सीआईए को जो है अमेरिकी बजट से पैसा मिलता हो। इट्स ऑल ड्रग मनी। ये कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है, जो इस्लाम के नाम पर, या जो तालिबान, ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे ड्रग के पैसे पे चलने वाले लोग हैं और ये नाम और ये आवरण लिए रहते हैं इस्लाम का, और इस्लाम का झंडा बुलंद किए रहते हैं। ये केवल ड्रग का रैकेट है। मणिपुर में जो आज जो हिंसा हो रही है, ये केवल जो है इसी ड्रग मनी के बल पर हो रही है। और चूंकि वहां के मुख्यमंत्री ने अफीम के कल्टीवेशन पे क्रैकडाउन किया, उसी के लिए तो वहां वायलेंस हो रही है। और शेख हसीना वाजेद ने पूरी कहानी खोल दी, सारा सब सामने आ गया। और उसके बाद जो मिजोरम का चीफ मिनिस्टर ने जाके कहा कि हमारे 3 एनिमी हैं, इंडिया, बांग्लादेश और बर्मा। और शेख हसीना ने बोल दिया ना कि अमेरिका जो है मणिपुर, मिजोरम, बर्मा और बांग्लादेश के इलाकों को मिला करके एक नया क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है। और बांग्लादेश के पास जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, वहां पे वो अपना एक बेस बनाना चाहता है। अब कहानी सामने आ गई ना। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचिए तो आपको पता लगेगा कि कितनी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां और जिसके सरगना कम्युनिस्ट हैं वो सक्रिय हैं, कैसे भारत सरकार को कमजोर किया जाए, कैसे नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए। क्योंकि कम्युनिस्टों को एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता से घृणा होती है।
उनको एक पिलपिला और एक चिंटू टाइप नेता चाहिए जो उनके इशारे पे चले, वो ज्यादा देश को मजबूत करने और देश को आगे ले जाने की बात नहीं करे। ये है समस्या। ये लड़ाई केवल झारखंड महाराष्ट्र की नहीं है, ये लड़ाई भारत के भविष्य की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, इतना समय निकालने के लिए और ओसीएन नेटवर्क के दर्शकों को कई मुद्दों पर समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। जी सर, नमस्कार। नमस्कार।